ये मन में ये भावना आ रही थी तो सचमुच मैं यहाँ आया और आप लोगों ने जिस प्यार से हम लोगों के साथ अभी 1.5 घंटा 2 घंटा बात रख रहे हैं और अपना समझ करके आप अपनी पीड़ा को, दर्द को, अपने सवाल को रखे हैं और इसके लिए, इस अपनत्व के लिए और इससे मोहब्बत के लिए और इस छात्रावास में आपके बातों के क्रम में मैं ये भी देखा कि क्यों आज भी अंबेडकर साहब हमारे समाज में जिंदा नहीं हैं, उनकी मूर्तियां हैं। उधर बात हुई यार, पीछे कौन बात कर रहे हैं? तो क्यों आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वो भले फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी संतानें और उनके सपने जिंदा है और यहां मैं प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। और इसके लिए आप सभी लोगों का मैं भक्पा माले की ओर से, आयशा और आरवाइये की ओर से आप सबका एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आपका धन्यवाद। मैं गया था यहाँ 1 सेकंड के लिए टॉयलेट, सचमुच मेरे सर के ऊपर वो पानी टपका, 3 बूंद टपका। मैं ऐसे ऐसे थोड़ा छुपने लगा तो DW बड़ा बाबू की क्या है कि बड़ा बाबू सब अपने हाथ में लिया है, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों के सामने छात्रावास की जर्जरता और नारकीय हालत की और किस तरीके से आपकी बातों की वो लोग सम्मान से नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या कर लेगा? है तो SC/ST के बच्चा ना, क्या कर लेगा? ये दिमाग में है और शायद उसी हिसाब से वे लोग पेश भी आते हैं आपके सामने, वो आकर के दबंगई भी करते होंगे, जैसा आप लोगों की बातों से मुझे महसूस हुआ। बोलते हैं पढ़ने आए हो, इंटरमीडिएट कर लिया, BA कर लिया, अब जाओ। अरे भाई, आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोई अलग से हॉस्टल बना रखे हैं क्या? बोलिए। नहीं सही नहीं ना। ये BA MA के डिग्री लेने के बाद तो समय लगते ही है नेट, UPSC BPSC की तैयारी करने में, और उच्चतर शिक्षा में हम लोग जाते ही कितना है? SC/ST के बच्चे कितने जाते हैं? बहुत कम जाते हैं। तो यह एक नई समस्या लेकर के लोग आ रहा है कि आप जो पास आउट हो गए, जिनका करंट सेशन नहीं है, वो हॉस्टल छोड़ दे। यही बात है ना? तो भाई पास आउट है, सेशन खत्म है, लेकिन वो स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वो तैयारी करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, वो स्टूडेंट है। अगर उसके लिए स्पेशल कोई छात्रावास नहीं बना सकते तो कम से कम जिस छात्रावास में वो पहले से रहते आया है उसमें तो रहने दो। और इसलिए ना केवल दरभंगा नहीं, पूरे बिहार में जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास है और उसमें रह करके सचमुच कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का सपना देखता है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक भी छात्रावास को, हम बिहार सरकार को, हम लोग आपके साथ हैं, एक भी अपने साथी को, एक भी छात्रावासी को बाहर नहीं करने देंगे और आपको पूरी अधिकार है। और इसलिए आज सवाल है, मैं सुन रहा था दिलीप भाई का दर्द। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में बहाली आई 13,120 पद की और अभी तक पूरी नहीं। 3 साल में 37,000 मात्र टीचर की बहाली हुई, जबकि 3.5 लाख पद खाली है। पुराना पद, प्राइमरी से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, हाई स्कूल से
+2 स्कूल में जो स्कूल अपग्रेडेड हुए हैं और नए स्कूल भी बने हैं, उस हिसाब से 12 लाख टीचर बिहार को चाहिए। अगर 30-40 बच्चा पर एक टीचर की जो मानक की बात करते हैं पूरे देश में, उस हिसाब से यहाँ 12 लाख टीचर चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में गया था, वहाँ एक नौजवान बोला कि 2011 में होमगार्ड का मैं फॉर्म भरा था और अभी तक परीक्षा नहीं हुई हमारी, मुझे 11 साल हो गए। तो जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर्म भरते हैं, उसका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आते आते या उसका रिजल्ट आते आते उस बच्चा का बच्चा हो जाता। अब घर में सही बोल रहे थे, माँ बोलती है कि बउआ अब तुमको हम पढ़ा दिए, अब आंख से दिखाई नहीं देता, पापा को जानते ही हो, उनको अभी घुटना से चला नहीं जाता, पूंजी पंगा है नहीं, जमीन है नहीं, और नौकरी तुम्हारी लग नहीं रही है, अब हम कितना तुमको पढ़ा सकते हैं। अगर शादी हो गई है तो भी ताना सुनना है, फेयर लवली खत्म हो गया है, आपको कोई चिंता है? स्वाभाविक बात है। अब गुस्साइएगा, दोस्त मित्र से 1000 रुपया लीजिएगा, चल जाइएगा गुजरात। मैंने बहुत बच्चे कंपटीशन की तैयारी के क्रम में, वो 10 साल 12 साल हो, घर की आर्थिक स्थिति नहीं होती है तो पढ़ाई छूट जाता है, वो छोड़ देते हैं छात्रावास और तैयारी, है कि नहीं? बोलिए आप। हालत ये है कि अगर आप बाजार जाते हैं और कभी चाउमीन मार लिए, कभी कुछ क्या होता है जी, उजर का बोला मोमोज, कभी मोमोज खा लिए, कभी कुछ मन है भाई, युवा है, युवा मन है, तो शाम में आकर के गिनते हैं पैसा, पैसा खत्म हो गया, वाला पैसा बचा है, कितना कम हुआ, है कि नहीं? बोलिए आप, कितना कम हुआ। तो ये हालत है, महंगाई ऐसे ही है और महंगाई के अनुसार छात्रवृत्ति नहीं है कि नहीं? अस्पतालों की दशा वही है यहाँ पे पूरे बिहार में, 53% से ज्यादा डॉक्टर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर के एएनएम से लेकर के तमाम पदों के तमाम पद खाली पड़े हैं। बिहार का कोई विभाग उठा लीजिए, चाहे वो विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, 60% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, कृषि विभाग हो, कल्याण विभाग हो, बीएसएससी हो, कोई विभाग उठा लीजिए, लाखों लाख पद खाली पड़े हैं। 10 लाख पद, सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये पुराने पद हैं। 8,72,243 अभी पार्लियामेंट में सरकार का जवाब आया, राज्यसभा में केंद्र सरकार के पद खाली पड़े। नए पदों के सृजन नहीं हो रहे हैं। स्कूल अपग्रेड हो रहा है, नए स्कूल बन रहे हैं, बच्चों की पहला क्लास में नाम लिखाने वाले की संख्या ज्यादा है, लेकिन शिक्षकों की नई पदें सृजित क्रिएटेड नए पदों का क्रिएशन नहीं हो रहा। तो जब बहाली नहीं होगी तो आरक्षण कहां से लागू होगा? बोलिए। तो समय से वैकेंसी नहीं देना, समय से एग्जामिनेशन आयोजित नहीं करना, समय से रिजल्ट नहीं देना, समय से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना, अगर 10-10 साल वैकेंसी नहीं आएगी, 3-3 साल रेलवे में वैकेंसी, बैंक में वैकेंसी, केंद्र सरकार का माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, वैकेंसी नहीं आएगी तो ये 5-5 साल 10-10 साल से कई 10 साल में तो एक पीढ़ी रिजर्वेशन से वंचित हो जाएगी। बोलिए आप लोग, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं? तो जो सरकार संविधान का शपथ लेकर के चुनी जाती है, संविधान का शपथ लेकर के वो सरकार बनती है,
वो सरकार क्या संविधान के अनुसार चल रही है क्या? बोलिए आप लोग। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? अब हम लोगों के जो कुछ आमदनी होती है तो प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। कहीं भी चले जाइए आप ब्लॉक लेवल के अस्पताल में, सर में चोट लग जाए तो सीटी स्कैन होता नहीं। अगर पेट दर्द कर रहा है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बोलेंगे भाई डॉक्टर साहब यही पर दर्द है, 2 दिन से दवा खा रहे हैं, कल शाम को सुई भी लिए थे लेकिन राहत नहीं। वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? क्या डॉक्टर साहब, अरे अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, जरूरी है। तो अल्ट्रासाउंड ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में नहीं होता, जिला लेवल के अस्पताल में भी नहीं होता है, केवल डिलीवरी वाला होता है अल्ट्रासाउंड, जान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने गए प्राइवेट में तो 900 रुपए वाला कराइएगा तो दर्द है इधर तो दिखा देगा कि दर्द है इधर, समझ रहे हैं? तो 1200 रुपए वाला कराना है। पीएमसीएच में मैंने देखा कि ओपीडी में 78 किस्म के दवाई के विरुद्ध मात्र 21 किस्म का दवा, आधी दवाइयां भी नहीं। इसलिए मैंने विधानसभा में कहा, और उस समय चला था जियो फ्री, याद है? अब 12 बजे रात तक हम लोग बॉयफ्रेंड से चैटिंग करते थे ना जी, बोल नहीं रहे आप संदीप जी? क्या बोल भाई फ्री है था उस समय ना, अब तो फ्री समझ में आ गया। उसमें गैस दिया था, मोदी जी बड़ी फ्री गैस दे रहे हैं, बताइए। अब तो भाई सिलेंडर पर गैस का चूल्हा रखा गया है ना। तो मेरा कहना है कि मैं विधानसभा में कहा इसको कि आधी जो कमाई है लोगों की, कमाई की आधी कमाई दवाई में और आधी कमाई महंगाई में, तो गरीब क्या खर्चा करेंगे अपने बाल बच्चों के पढ़ाई। अभी जो 37,000 टीचर की बहाली हुई है, आप लोगों को जानकारी है ना? उसमें SC/ST लड़कियों का सीट खाली रह गए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए में वो कहां से लाएगी कि बीएड कर पाएगी। तो अब गरीब का बच्चा मास्टर नहीं बनेगा, कितना हो उसके पास प्रतिभा हो। मैं आप लोगों से मिल रहा हूं ना, लेकिन हम लोगों की बहन कहाँ है यार? वो दरभंगा में किस छात्रावास में रहती, आरा में किस छात्रावास में रहती, कोई कॉलेज के छात्रावास में रहती है तो नहीं रहती। तो आजादी के 75 साल बाद भी आधी जो दलितों की पीढ़ी है वो तो आज भी विश्वविद्यालय की शिक्षा से वंचित है। बोलिए साफ साफ। तो ये पढ़ना कब शुरू किए? अरे 1980 तक तो हम लोगों को पेट पालने में ही कई पीढ़ी चली गई। बोलिए। उसके पहले हम जाएंगे, इस ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज में मनुष्य होने का हक नहीं था। एक मनुष्य की जो गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उस मर्यादा के साथ, उस गरिमा के साथ और एक मानव होने के हक के साथ इस समाज में उसको जीने का हक हो, क्या ये था? नहीं। हमारे कई पीढ़ियों के आंखों में केवल पीड़ा होती थी, केवल बेबसी होती थी, शोषण, अत्याचार, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्था में शोषण और अत्याचार का राज था। ये 1990-1985 से तो दलितों की आंखें इस हिंदुस्तान में, उत्पीड़ितों की, गरीबों की आंखें अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का सपना पालने लगी। और जब आपके आंखों में शिक्षा लेने के सपना
आने लगे, दिखने लगी आपकी आंखें, तो अब ये सरकार सरकारी विद्यालय को बर्बाद करके और फी बढ़ा करके शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन करके, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके, और इस वर्ग को अब वो ताकत नहीं है कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने जैसा कि आपको कोई बाह पकड़ कर कहेगा कि स्कूल से बाहर जाओ। वो ताकत नहीं है, कलेजा निकाल लिया जाएगा, वो लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ेगा। लेकिन अब शिक्षा का निजीकरण करके और इस वर्ग के लिए एक बार फिर से विश्वविद्यालय का फाटक, शिक्षण संस्थानों का फाटक एक बार फिर से बंद करने की साजिश हो रही। ये गए आप रेलवे ट्रैक पे 23 फरवरी 2019 की बहाली थी ग्रुप डी की, और जब एग्जामिनेशन आपने कहा कि 23 फरवरी 2022 को होगा, तो उसमें कहा कि एक और एग्जामिनेशन लेंगे मेंस का। 2018 में आवाज उठी, मुद्दा बना, तो रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई थी और उसमें कहा कि ITI इज कंपल्सरी, याद है? तो ITI इज कंपल्सरी, तो गरीब का बच्चा छट जाएगा 90%। छटेगा कि नहीं छटेगा? तो एक धक्का दिया गया, वो थोड़ा पीछे। अरे नीतीश बाबू 16 साल से बिहार के गद्दी पर हो, किनके वोट से? दलितों के, महादलितों के, अति पिछड़ों, पसमंदा, मुसलमान, गरीबों की बात करते हो, जिनके वोट से तुम 16 साल से सत्ता में हो। आज उन्हीं का बेटा बेरोजगार, आज उन्हीं के बेटा B.Ed नहीं कर पा रहा है, उन्हीं की बेटी। आज बिहार में हमने देखा, पूरे देश में और बिहार में 32.21% बिहार में छात्राएं 10वीं के पहले ही पढ़ाई छोड़ देती है। ये किस वर्ग की बच्ची है? तो आप लाठी चला रहे हो, और ये किनके बच्चे हैं? ये उसी परिवार के बच्चे हैं ना, जो लोग अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, यूक्रेन नहीं भेज सकते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, नेट और PhD, वकालत की पढ़ाई, पत्रकारिता की पढ़ाई, वकील, जज, SP, DM नहीं बना सकते। ये उन्हीं के बच्चे हैं, गरीबों के, मजदूर, किसानों के, उस परिवार का बच्चा है जिस परिवार में 75 साल में एक सरकारी नौकरी नहीं है। तो सोचता है कि एक सरकारी नौकरी हो जाएगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीबी और जिल्लत की जिंदगी है, उस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा भी समाज में एक सीधा चौड़ा हो जाएगा, एक मान सम्मान की जिंदगी। ये सोचता है, ये उन्हीं के बच्चे हैं, और आप लाठी चलाते। 1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहा है। युवा बिहार के सवाल पे विधानसभा का घेराव था। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है, लाखों करोड़ रुपया उप मुख्यमंत्री की सुविधा पर खर्च हो रहा है, आवास से लेकर के तमाम सुविधाएं मिल रही है। रेलवे ट्रैक पर बच्चे आ गए। 1 मार्च को विधानसभा घेराव था। क्या मुख्यमंत्री को समय नहीं था? अगर तो क्या वो मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने नहीं आ सकते थे? रेलवे ट्रैक पर पटना में उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकते थे? कोई मंत्री नहीं जा सकता था? आपकी क्या शिकायत है? आपकी क्या सवाल है? बोलिए आप लोग, किस बात के लिए सरकार होती है? वहां लाठी चलाते, रेलवे ट्रैक पे, और वहां भी लाठी चलाते हो। और उस लाठी में 1 मार्च को हम लोगों पर भी लाठी बरसी। हम लोगों ने सदन में जाकर कहा, मुल्क के हुक्मरानों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोदी, सुन लो, हम लोग वो प्रतिनिधि नहीं हैं। हम लोगों के रगों में भगत सिंह का गर्म खून दौड़ता है। हम लोगों के सीना में अंबेडकर का सपना है। हम लाठी खा सकते, लेकिन बिहार के नौजवानों के रोजगार की आवाज दबने नहीं दे सकते। हम लोग लगातार बिहार विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। मैं गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हाल ही में मैं गया था। वहां दिसंबर के लास्ट में
वहाँ बच्चे हमसे बताए कि लेक्चरशिप के लिए जो 100 नंबर का परीक्षा होता है, 70 रिटन और 30 ओरल इंटरव्यू, उसमें दलित पिछड़ा समाज के बच्चों को 2-4 नंबर दे करके, जबकि जनरल बच्चों से ज्यादा रिटर्न में उनका नंबर आया है, लेकिन इंटरव्यू में 30 में 2-4 नंबर दे करके और उनको छाटा जा रहा है। और जनरल बच्चों को रिटर्न में 70 नंबर में कम आया है, लेकिन इंटरव्यू में 30 में 20 दिया जा रहा है, 40 दिया जा रहा है और लेक्चरशिप में बहाली। ये क्यों? क्योंकि उस बोर्ड में कोई दलित पिछड़ा वर्ग का कोई प्रोफेसर, याद होगा पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण की जो बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने लागू होने से रोक लगा दिया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो जाएगा तब लागू होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का सवाल है वो लागू है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन बाद में। वहां कोई वकील नहीं है आपके वर्ग के लिए लड़ने वाला। हमारे कितने बच्चे यहाँ अल्लाह की स्टूडेंट हैं, सभी जगह पर, तो नहीं, आरा से लेकर दरभंगा से लेकर पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। तो आज भी हम तो 4th ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड के नौकरी के लिए आज भी हमारी वही स्थिति है कि हम 4th और 3rd ग्रेड तक ही हम सपना देखने की साहस करना है। और इसलिए कोई एक बड़ा बाबू, कोई एक DWO का हिम्मत हो जाएगा, आकर के यहाँ पर दबंगई झाड़ के चला जाएगा, आकर के यहाँ साल भर हॉस्टल बना हुआ चू रहा है। ये मजाक है क्या? ये मजाक है? ताकत है, लेकिन उनको लगता है कि हम बिखरे हुए, उनको लगता है कि हम चिंगारी हैं। ये जब जिस दिन चिंगारे आग बन जाएगी, उस दिन कोई दरभंगा में डीएम आएगा, DW आएगा, तो सबसे पहले छात्रावास का जायजा लेगा कि छात्रावास में ये चर्चा, ये ताकत लानी है। हमने आरा में कह दिया, DDC से DM से मिलकर के सारे कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी आरा के छात्रावास में रहेंगे। अगर किसी को हिम्मत है तो आ जाए, हम लोग फरियाद देंगे। ये हमारे पीढ़ियों के संघर्ष, पीढ़ियों तक सताए गए हैं, सदियों तक सताए गए हैं। प्राइवेट डेरा नहीं मिलता, जाति पूछी जाती। जाति होने के चलते रोहित के मुल्ला को आत्महत्या करना पड़ गया, फातिमा शेख को, पायल तांडवी को। हमारे बच्चे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते नहीं है, वहां भी जाते हैं, तो आज भी जातिगत भेदभाव का सामना किया जाता है और वहां आत्महत्या करना पड़ता है। बीस बाबू चले हैं समाज सुधार करने। इसी उत्तरी बिहार में, वैशाली में एक दलित की बेटी उठाई जाती है और उसके बाप को थाना जाने का हिम्मत नहीं कि जाकर के FIR दर्ज करा दें, जाकर के न्याय की लड़ाई लड़े, बल्कि अपनी बेटी को उठाने वाले गांव के स्वर्ण सामंती दबंगों जो दबंग उठाए थे, उसी के बाप के पास जाते हैं कि 2 दिन हो गया, अब तो मेरी बेटी को छोड़ दो। बोला जाओ जाओ, 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी जाएगी, कहीं कुछ कहना नहीं। और चौथे दिन उस बेटी की अर्धनग्न लाश है। दरभंगा में पंचायत चुनाव में दलित ने वोट नहीं दिया, उसको शक हो गया कि हमको नहीं दिया है, तो थूक गिरा करके थूक चटवाता। इसी बेगूसराय में जयराम पासवान की हत्या की जाती है। उनकी पत्नी की हत्या करने के बाद जीव काटा जाता है, हत्या के बाद। ये दुष्दिनिया बहुत बोलती है, जमीन की बात करती है। 16 साल में कहां लेके चले गए बिहार को नीतीश बाबू? ये समाज सुधार नहीं, समाज सुधार का ढोंग है, इसे बंद कीजिए। सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा में सुधार करो, छात्रावास को बेहतर बनाओ, डॉक्टर अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय को बेहतर बनाओ। सरकारी नौकरी के बिना, आरक्षण के बिना, पढ़ाई के बिना कोई समाज सुधार नहीं, कोई हमारी सरकार नहीं। ये बात हम लोगों को ले जाना है। मित्रों, मैं फेसबुक पे
एक पोस्ट किया था कि बहालियों से संबंधित लोग सवाल डालें, हम विधानसभा में सवाल उठाएंगे। एक लड़की मुझे व्हाट्सएप की कि वजन कम करने वाला भी बिहार पुलिस में लड़कियों का वजन कम रखा जाए, इसको उठाएंगे। हम बोले कितना रखा गया है? बोली 48 किलो। तो बोले कि सर हम छट गए, आधा किलो के चले। और अपने कई सखियों से बात कराई। ये वजन का क्या मामला है? बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 51.91% बिहार की आबादी गरीबी में है। अगर SC/ST पिछड़ा की बात करिएगा तो चला जाएगा 80-85%। और 51.88% बिहार के महिलाओं का प्रसव पूर्व कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलता। हम लोग जो मां के पेट में होते, अच्छा भोजन नहीं मिलता, 9 माह तक नहीं पाल सकते, 8 माह में जन्म हो जाता है, 3 किलो नहीं 1.5 किलो का हम लोग पैदा होते हैं। और जन्म लेने के बाद हमारी माओं की छातियां सूख जाती हैं। कहां से वजन होगा गरीब का बेटा बेटी का? कहां से छाती चौड़ा होगा? लंबाई कहां से? ये गरीबी की मार है। और पढ़ने गए तो पढ़ाई नहीं, वजन में कम, खून में कमी, लंबाई में कम, पढ़ने गए तो पढ़ाई नहीं। ये नरसंहार है, इस नरसंहार को रोको। और इसीलिए मित्रों, ये लड़ाई केवल आपका MLA MP नहीं लड़ सकता। इसलिए कि जो आकर बोलता है आपके परिवार का हूं, आपके जाति का हूं, उससे पूछिए कि संविधान के खिलाफ जो EWS के लिए 10% आरक्षण है, तुम्हारी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमसे ही पूछिए। माले का क्या स्टैंड है? सबसे पूछिए। आयशा रवैये का क्या स्टैंड है? बस कीजिए। उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा।